हेलो हेलो बच्चों। आज से हम इसमें स्टार्ट करेंगे रिवीजन, जैसे मैंने आपको बोला था। तो रिवीजन के अंदर ना सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मैंने ना कुछ पिछले सालों के पेपर लिए हैं जो लास्ट ईयर पेपर आए थे, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। मतलब मैं आपको इस ट्यूटोरियल में ना वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, 3D के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी हम ये पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D मिलके आएगा 14 का, और प्रोबेबिलिटी आएगा 8 का। तो यानी 22 मार्क्स का हम पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे पिछले साल के पेपर जो हैं मैंने सारे अरेंज करे हैं। तो उसमें सब पेपर्स के अंदर 22 नंबर कैसे आए थे, ठीक है ना। इससे आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। हालांकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है कि केस स्टडीज़ आ गई हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हट चुके हैं, बट पेपर के जो नंबर मतलब क्वेश्चंस हैं वो तो पैटर्न सेम रहेगा ना, कि मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को चेंज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे लिखा हो, पहले लिखा हो तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना तो लिखा हो सकता था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, कि कौन सी ऑप्शन सही हो सकती है। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे, सेम ही होंगे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पेपर लेते हैं और देखते हैं इसमें वेक्टर 3D के क्वेश्चन पर्टिकुलर देखेंगे और प्रोबेबिलिटी। और जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम हर टॉपिक को लेते रहेंगे धीरे धीरे, अगले ट्यूटोरियल्स में अगले बाकी चैप्टर्स भी मैं कवर अप करूंगा। अभी हम पर्टिकुलरली किसका देखेंगे, वेक्टर 3D का क्वेश्चंस। और फिर भी अगर आपको ये मैं स्क्रीन पर चलाता जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन लगे कि मुझे ये पर्टिकुलर पूछना है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये फिफ्थ क्वेश्चन वेक्टर का 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर रिप्रेजेंट बाय दिस। अब आपको पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो, अगर मेरे पास 2 साइड्स दी हों ए और बी, ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो बेसिकली हमें ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आई कैप है, ये जे कैप है, के कैप है, और यहाँ पे हम फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं 1, फिर जे कैप है नहीं इसलिए 0 और फिर 1, और फिर अगला वेक्टर है 2 1 1। ये हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। तो जैसे हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट को, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 - 1 माइनस आई कैप, फिर हम जे के अलॉन्ग चलेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2। 1 - 2 गया आपका -1, बट जे खुद नेगेटिव होता है तो प्लस जे कैप, और इसके बाद के पे जाएंगे तो 1 - 0 1 के कैप। तो ये तो मेरे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट में आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1, फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, यानी मेरे पास एरिया आ गया √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। बट ये तो लास्ट ईयर था जिसमें हम MCQ पूछते थे। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, फाइंड द एरिया, तो आप कह देंगे √3/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। तो इस तरह से वेक्टर का ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बेटा। अब अगले पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी लाइन के DC डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास 1 1 और 1 दे रखे हैं, और मैंने आज ही आपको 3D के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, उसमें आप फर्स्ट वाला जो DOE का मेरा ट्यूटोरियल था उसमें देखो, तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा। डायरेक्शन कोसाइन को जनरली हम डिनोट करते हैं LMN से, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। यानी सारे डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आता है ना। ये प्रॉपर्टी पता है हमें। तो यहाँ पे हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो कह रहा है कि सारे ए हैं, तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 3a स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मेरे पास आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी मेरे पास ए आ गया ±1/√3। तो यानी ए की ऑप्शन ये हो जाएंगी। तो इसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी। बट अगर ये MCQ नहीं आया, डायरेक्ट पूछा गया, तो ये पूछ सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि ये जो प्लेन है ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा। अब ज़्यादातर कुछ बच्चे ही सोचेंगे कि ये तो हमारे पास क्वेश्चन कोर्स में नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन नहीं है। तो हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा नहीं जा सकता है बोर्ड्स में इस बार, क्योंकि इस बार बोल दिया गया है कि एंगल बिटवीन द प्लेन और एंगल बिटवीन द प्लेन और लाइन हमारा कैंसिल है। बट अगर पूछा जा सके, अगर पूछ भी लिया फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी बोला गया पढ़ाना है, तो हम इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी देख सकते हैं बेटा, कि हमने प्लेन के जो कंपोनेंट्स पढ़े होते हैं, ये जो 3 - 2 और 6 है, ये क्या है एक्चुअल में, ये है
उस प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड द एंगल, व्हाट इज दैट, फाइंड द प्लेन, अगर कोई प्लेन साइन इनवर्स अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ, तो कॉस अल्फा बताओ। तो बेसिकली ये नहीं कह रहा है कि अगर ये प्लेन एक्स एक्स के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो हमने ना एक वैसे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगल बिटवीन प्लेन और ए लाइन, वो होता है आपके पास बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। एन यहाँ पे होता है नॉर्मल वेक्टर और बी होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस है हमारी, तो एक्स एक्सिस के जो डी सी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डी आर क्या हो जाएंगे 100 या डी सी भी 100 हो सकते हैं। तो बेसिकली जो साइन अल्फा है मेरे पास, वैसे डायरेक्ट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप का डॉट प्रोडक्ट इस नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो जो और डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 9 4 और 36, तो 49 7 आ रहा है। तो बेसिकली मेरे पास जो साइन अल्फा आ गया है वो आ गया है 3, क्योंकि जब हम डॉट पर लेते हैं तो ith कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/7 आ गया। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो हम साइन को उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/7 इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये एंगल ये बना रही है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली मैं थीटा कह देता हूँ इसको आपके सानी के लिए। तो मेरे पास थीटा क्या आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 3/7 और वो कह रहा है साइन इनवर्स अल्फा एंगल आ रहा है। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास अल्फा कितना आ जाएगा 3/7। वैसे ही क्वेश्चन नहीं आ सकता इस बार, क्योंकि एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन नहीं पूछा जाएगा, बट इन केस आ जाता है बट तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी तरीका है इसको करने का, बट आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हम पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी और वेक्टर थ्योरी के। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए बेटा पी ए दे रखा है, हमें क्वेश्चन को कैसे पिक करना है, पी भी दे रखा है और इंटरसेक्शन दे रखा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क का, पी ऑफ ए बाई बी बताओ। तो ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें ए बाई बी का मतलब क्या है कि बी इवेंट हो चुका है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.4। तो जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 8/100 और नीचे आएगा 4/10। तो 8/100 कहीं कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 और 1/5 मतलब 0.2, है ना। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। अगर एमसीक्यू नहीं पूछा जाता तो सीधा पूछेंगे भी ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका आंसर 1/5 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, अलग अलग बोर्ड में आए थे, जैसे दिल्ली बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड, आउटसाइड दिल्ली बोर्ड, तो सारे पेपर ये वही बने हैं जो लास्ट ईयर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, हम ना ऐसे अंडरलाइन कर लेने चाहिए क्वेश्चन को कि मेन पॉइंट्स क्या है, कि विदाउट रिप्लेसमेंट हम 2 बॉलें निकाल रहे हैं। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले हमने बॉल निकाली, उसका कलर देखा, उसको बाहर रख दिया और फिर दूसरी बॉल निकाली, यानी दूसरी बॉल के लिए बैग में एक बॉल कम हो चुकी है, ठीक है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ही होता है। और विद रिप्लेसमेंट होगा तो मतलब है हमने वो बॉल जो निकाली थी उसको वापस रख दिया, तो इसका मतलब सेकंड बॉल के लिए वही कंडीशन है जो फर्स्ट के लिए। अब वो कह रहे 2 बॉलें निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ, एक रेड बॉल है, तो इसका मतलब अगर एक रेड बॉल है तो दूसरी ब्लैक होगी, बट ये अपना ऑर्डर भी तो चेंज कर सकती है। जब यहाँ पे मैंने रेड ब्लैक लिखा है, इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूँ पहली रेड है दूसरी ब्लैक है, बट उल्टा भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लैक पहले आ जाए रेड बाद में आ जाए। तो बेसिकली 2 केस बन रहे हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल के इंटू 2 कर देते हैं। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल हमारे पास 4 है, टोटल बॉल कितनी है 4 और 3 7। अब मैंने एक बॉल जब निकाली, रेड में से कोई भी निकल गई, तो रेड फेवरेबल केस थे और टोटल 7 थे। अब बॉल निकल चुकी है तो मेरे पास एक रेड कम हो गई होगी, तो 3 रेड 3 ब्लैक बॉल बच गई बैग में। अब मुझे निकालनी है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल मेरे पास फेवरेबल 3 है बट टोटल कम हो चुकी थी, तो 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 2 द 6, 6 से 6 कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 4/7। तो यहाँ एमसीक्यू में 4/7 हो जाएगा। और मैं जैसे पहले भी बोला आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो आंसर इसका 4/7 हो जाएगा, एमसीक्यू नहीं आया तो, ठीक है ना। और चलते हैं क्वेश्चन। तो हम पर्टिकुलरली वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी देखेंगे बेटा।
जैसे 14 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14, एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 14 है इन दी डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालने को बोला है। अभी देखो मैं ना इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात, हमें ना ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है, निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 14 हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। और यूनिट वेक्टर मतलब जितनी भी लेंथ थी उससे डिवाइड कर दिया। जैसे मान लेते हैं 7 लेंथ आ रही होगी तो 7 से डिवाइड कर दिया, 8 लेंथ आ रही होगी तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो इस वेक्टर की लेंथ आ गई 1, यूनिट वेक्टर बन गया। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 14, तो जितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए होता है हम पहले उसको यूनिट वेक्टर बना के उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 लेंथ थी इंटू 14 कर दिया तो 14 लेंथ आ जाएगी। इस तरह से हम करते हैं। तो मेरा आंसर आना चाहिए 14 टाइम्स, इसका आंसर 14 टाइम्स ए वेक्टर, जो भी ए वेक्टर दिया हुआ पूरा लिख देंगे, और उसके बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है देखिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 4, 9 और 36। 36 और 4 हो गया आपके पास 40, 49 7 आ गया। तो इसे कट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। तो ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड 14 आया है और ये इसी की डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था बेटा, इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की जगह आ जाता ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर ऑपोजिट आ जाता तो हम क्या करते हैं, उस केस में इस वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा देते, क्योंकि अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उसका ऑपोजिट माइनस ए होता है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते थे। तो ये वेक्टर का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। और चलते हैं आगे। तो हमें किस पे देखना है, दोबारा बार बार बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। और देखते हैं। अभी देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया 24th वेक्टर पे। शो दैट द पॉइंट्स दीज, ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहले आप क्या करो बेटे, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो इसको ना आप डायरेक्शन देके कोई 2 साइड निकाल लो। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ABBC निकाल लिया, या फिर ऐसे करते हैं हम, ये निकाल लेते हैं सब A से निकले, A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से A की तरफ। तो पहले क्या करते हैं, AB वेक्टर निकाल लेते हैं। AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, AB वेक्टर निकालते हैं कुछ फाइनल माइनस इनिशियल, कि B वेक्टर के एलिमेंट्स में से A वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो हम माइनस करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूँगा I में से 2i गया तो -i, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2j कैप, -5 -1 -6k कैप। ऐसे निकाल लेते हैं बेटा BC वेक्टर। BC कैसे निकालेंगे, BC निकालेंगे हम C में से B को माइनस करके, तो 3 - 1 2i कैप, फिर -4 + 3 -j कैप, फिर -4 + 5 तो +k कैप। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं CA वेक्टर। CA वेक्टर कैसे निकालेंगे, CA वेक्टर A में से C को माइनस करके, तो A में से C को माइनस करते हैं, तो 2 - 3 तो हो जाएगा -i कैप। उसके बाद C में से A में से C को कर रहे हैं तो -1 -5 + 4 तो 3j कैप। उसके बाद A में से C को कर रहे हैं तो k कैप +4 तो 5k कैप। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करना क्या चाहते हैं, हमें शो करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों साइड्स जो मैंने निकाली हैं ABC, इनका ना लेंथ निकाल लेता हूँ। तो AB की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, तो 1 ith कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 36, तो ये मेरे पास आ गया √41। ऐसे ही मैं BC लेंथ निकाल लेता हूँ। BC वेक्टर कैसे निकालूंगा, जो इनके DR से उनका स्क्वायर करके, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 + 1, ये आ गया √6। ऐसे निकाल लेता हूँ मैं CA वेक्टर। तो CA वेक्टर कैसे निकालेंगे, CA का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 + 9 + 25, तो ये आ गया √36। अब आपको देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। देखो, इस लेंथ का स्क्वायर 35 प्लस इस लेंथ का स्क्वायर यानी 6, 35 का और 6 को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास AB वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर आएगा यानी 41 आएगा।
तो पाथ क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही, तो हम कह सकते हैं यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपसे ये भी पूछ सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, तो आप कहेंगे ए बी सी लॉन्गेस्ट साइड 41 √41। ये भी पूछ सकते हैं इसमें इस राइट ट्राइंगल में एंगल 90 कौन सा होगा, तो बेटा ए बी जो लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके सामने वाली साइड जो होती है एंगल होता है वो लॉन्ग होता है 90 डिग्री, तो हम कह देंगे भी एंगल सी इज दी 90 डिग्री, ऐसे भी पूछ सकते थे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक आप चीज़ नोट करोगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि क्या कि ना आप देखोगे कि ना ये ट्राइंगल है तो और हमने डायरेक्शन ऐसे लिए ए बी बी सी सी है, तो इन सब का सम जीरो आना चाहिए, ताकि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी गलती वहीं पकड़ी जाए। तो देखो आप जीरो आ रहा है, अगर ith कंपोनेंट का सम देखो, एक 2 पॉजिटिव है, 2 -1 है, -1 2, तो 2 में से 2 गया 0। jth कंपोनेंट देखो 3 आ रहा है और यहाँ -2 -1 आ रहा है, 3 - 0 आ रहा है। 1 और 5 6 की हो रहा है, -6 की हो रहा है, यानी इसका मतलब सबका सम जीरो हो रहा है, यानी हमने कैलकुलेशन ठीक की थी और ये आंसर आ गया। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका एक और हो सकता था कि जब आप ये तीनों साइड निकाल लो, आप मैग्नीट्यूड मत निकालो, किन्हीं दो का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो एंगल 90 है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ना बी सी और सी ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, एक बार चेक करके देखें। इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा, जैसे बी सी और सी ए का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है आपको, तो 2 × -1 -2 -1 × 3 -3 और +5। देखिए 5 - 7 0 आ रहा है, तो आप कह सकते थे बी सी डॉट सी एट जीरो है, इसका मतलब बी सी परपेंडिकुलर टू सी ए है, एंगल सी 90 है, ठीक है ना। और क्योंकि तीनों का सम जीरो बन रहा है इसलिए ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है तो इसका मतलब दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं इसका और पार्ट पे। देखिए और पार्ट क्या है इसका, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। और पार्ट ये कह रहा है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहाँ पे तो साइड दी थी, यहाँ साइड्स नहीं दी हुई, हमें खुद निकालनी है। तो यहाँ पे ना मैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी वर्टिसेस दे रखी है, तो क्या करेंगे कोई दो साइड निकाल लेता हूँ। तो मैं ना कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर निकाल बना देता हूँ कि मैं एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो मैंने बी ए वेक्टर निकाल लिया। बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए में से बी की पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो ए में से बी को माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 1 - 1 0 i कैप, 1 - 2 -j कैप, 1 - 3 -2 k कैप। अब निकालते हैं हम बी सी वैक्टर, यानी सी में से बी को माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 i कैप, 3 - 2 j कैप, 1 - 2 -2 k कैप। हमने दो निकाल ली बेटा। अब हम निकालते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, मतलब इनको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी ए क्रॉस बी सी ले लेते हैं, पहले आई जे के, फिर बी ए वैक्टर के कंपोनेंट 0 -1 -2, फिर 1 1 और -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 i कैप, ठीक है। फिर जेथ कंपोनेंट निकालेंगे 0 + 2 2, बट आई माइनस होता है इसलिए -2। केथ कंपोनेंट निकालेंगे 0 + 1 1 k कैप। ये आ गया मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके मैग्नीट्यूड निकाल के अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, आ गया 16 और 4 और 1 21, तो √21/2 एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरा आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वेक्टर का था। अब अगर आप 24th क्वेश्चन देखें तो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। वैसे तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं आ सकता, कोई एंगल तो डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको कहूँगा आप छोड़ना मत। अगर आपको एंगल निकालना नहीं आता है तो आप क्या करो, आप इसकी सिर्फ डायरेक्शन देखो। ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन बताता है, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन बताता है ये वेक्टर। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से कर देंगे, क्योंकि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है तो मैंने ना डायरेक्शन निकाल ली इधर से और इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको वेक्टर की हेल्प से तो एंगल निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर बाई चांस वैसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि एंगल डिलीटेड है, ठीक है, बट अगर आ जाता है तो आप इसको एंगल की मतलब वेक्टर की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 + 6 - 12 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड आ रहा है 9 √9 यानी 3, और दूसरे वाले का आ रहा है √49 यानी 7। तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ -4 बाय, ये आ जाएगा 7 × 3 21,
और ये हमारा एंगल निकल जाएगा। तो छोड़ने से अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमने ये कर लिया 3D का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। देखो अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दे रखा है। 2 डाइस आर थ्रोन वंस, 2 डाइस हमने फेंकी वंस, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। यानी ये एक तरह से किसका क्वेश्चन है, एक कंडीशन हो चुकी है, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि हमने जब 2 डाई फेंकी तो उनमें से दोनों नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। ये तो श्योर है डिफरेंट आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द नंबर इज 6। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पे जब 2 इवेंट दिए होते हैं तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना होती है हम उसको ए इवेंट मान लेते हैं। तो ये इवेंट है मेरा कि द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 6, तो हमें ए इवेंट मान लिया। और बी इवेंट है कि दोनों नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी कन्फर्म हो रहा है, यानी ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ए बाय बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब आप देखो पी ऑफ बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर डिफरेंट है। अब हमें पता है बेटा प्रोबेबिलिटी जब हम जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो 6 केसेस में नंबर सेम आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अगर मैं सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर दूंगा 1 में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। यानी नीचे जो नंबर है यानी डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 30/36 है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ए और बी, ए और बी मतलब का इंटरसेक्शन। मतलब ए के वाले केसेस देखते हैं कि सम जो है नंबर का 6 कब आएगा। तो आप कहेंगे सम नंबर का 6 आएगा जब 1 5 आएगा, इसका उल्टा 5 1 हो सकता है, 2 4 आएगा, या 4 2 हो सकता है, या 3 3 हो सकता है। 5 केसेस में हमारा नंबर ये आ रहा है। बट मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब बी का भी पॉसिबिलिटी, यानी नंबर डिफरेंट भी हो और ए भी होना चाहिए। तो नंबर डिफरेंट तो मेरे पास 1 2 3 4 केस में आ रहे हैं। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी होगी 4/36, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/30 यानी 2/15। तो ये हमारा आंसर आ गया। 2 मार्क का क्वेश्चन था। बट इसको ना ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, जैसे मैंने बताया आपको क्लास के अंदर भी। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ये कंफर्म हो रहा है कि नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो नंबर डिफरेंट होने की केसेस हो गए 30, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो है हमारे पास 6 आए। तो सम 6 होने के 5 केसेस थे, 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। इसमें सम डिफरेंट होना चाहिए, तो वो केस ढूंढ लिए, 4 केस आ रहे हैं। तो 4/30 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 2/15। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन क्या है, देखें, अ बैग कंटेन 2 वाइट्स 3 रेड 4 ब्लू बॉल्स। तो ये हमारे पास बॉल्स का डाटा दिया हुआ है। 2 balls are drawn from 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया, 2 बॉलें हमने निकाली हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर और रेड बॉल का। और इस बार ये मीन वाला पार्ट कट चुका है कि मीन निकालो, तो यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है रेड बॉल्स का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम करते जरा इसको सॉल्व, ठीक है। तो पहले ना सबसे पहले जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो इसको मैं अलग शीट पे करके दिखा देता हूँ। 2 3 4 और रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 2 3 4। तो एक बार देखते हैं, इसको हम अलग से करके देखते हैं। तो हमारे पास बैग में कितनी बॉलें थी, 2 3 और 4, यानी रेड बॉल हमारे पास 3 थी। बाकी को हम क्लब कर लेते हैं क्योंकि हमें रेड बॉल से मतलब है। तो हम कहेंगे टोटल इसका मतलब है 6 बॉल डिफरेंट है, जिसको हम अदर बॉल भी कह सकते हैं, यानी अदर देन रेड कह लेते हैं, अदर देन रेड। और 3 रेड बॉल है मेरे पास, और इसमें से मैं 2 बॉलें निकाल रहा हूँ, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो एक्स हो गया गेटिंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आउट ऑफ दीज 2। अब जो हम 2 बॉलें निकालेंगे उसमें रेड बॉल होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकती है मेरे पास। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, एक भी रेड ना आए, हो सकता है एक रेड आ जाए, हो सकता है 2 रेड आ जाए। 2 बॉलें निकाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा रेड बॉल निकल नहीं सकती। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x0 की, मतलब जो 2 बॉलें निकाली उनमें से कोई भी रेड नहीं है, इसका मतलब है दोनों अदर्स आई। अदर्स को मैं O से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, एक ही केस बनेगा सब। अभी हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। x1 का मतलब है एक रेड बॉल आई,
अब एक रेड होगी तो दूसरी अदर होगी, बट इसका अलग केस भी हो सकता है, तो इसलिए 2 केस बन जाएंगे ऐसे, है ना। और मैंने आपको बताया था पास का ट्रायंगल लगता है यहाँ पे, आप देखो 1 to 1 लग रहा है। दोनों रेड का मतलब है पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है, और ऐसा एक ही केस बनेगा। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो पहली अदर बॉल निकलने की, 6 बॉल अदर है हमारे पास, तो पहली अदर बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ टोटल 9। अब बेटा अगली अदर एक कम हो चुकी है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अदर वाली बॉल एक कम हो चुकी है, 5 हो चुकी है, और टोटल भी एक कम हो चुकी है। मैं इसको कट नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा ताकि मेरे को एलसीएम लेने में, सम दिखाने में सही लगे। तो ये आ गया 30/72। अब चलते हैं अगली वाली पे 2। अब हमें पहली रेड चाहिए, रेड मेरे पास 3 है, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/9। अब अगली अदर चाहिए, अदर 6 ही है पूरी, अदर थोड़ी कम हुई है मेरे पास, तो रेड बॉल एक कम हुई है, तो टोटल कम हो गया, बट अदर 6 पड़ी है, तो आ जाएगा 6×3=18, तो नहीं 36, 36/72। और ये आ जाएगा मेरे पास रेड बॉल कितनी है 3/9। अब मेरे पास एक रेड कम हो चुकी है, तो 2/8, तो मेरे पास आंसर आ गया 6/72। तो मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं हम, एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये प्रोबेबिलिटीज़ को लिख देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे उनके होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरे पास 0 पे 30/72 प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1 पे 36/72 आ रही है, और 2 पे 6/72 आ रही है, और हमें चेक करना होता है कि सम 1 आना चाहिए। तो आप देख लो क्लियरली इसका सम 1 आ रहा है, 30 और 36 66, 66 और 6 72, तो 72/72 1 आ रहा है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया और आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट ना होता बेटा, तो यहाँ पे 6/9 इंटू 6/9 ही होता, यहाँ पे 3/9 इंटू 6/9 होता, ठीक है ना, नंबर बॉल्स पूरी रहती, यहाँ पे 3/9 इंटू 3/9 होता। इस तरह हम करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक कार्ड हमने निकाला, आउट ऑफ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, वो खो गया, एक कार्ड हमारा खो गया, हमें नहीं पता कौन सा खोया है, और फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो 51 कार्ड बच गए, हमने उसमें से 2 कार्ड निकाले, क्लियरली बोला हुआ 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बॉल कम होते जा रहे हैं, एंड फाउंड टू बी डायमंड, और वो दोनों डायमंड थे। प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड है। तो ये क्लियरली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है, एक इवेंट हो चुका है कि हमारे पास 2 डायमंड कार्ड, मतलब हमने एक कार्ड खो चुका है, ये कंफर्म हो रहा है। और पहले हमने ये बोला एक कार्ड खो चुका है और 2 कार्ड हमने 51 में से निकाले, वो कंफर्म डायमंड हो रहे हैं, यानी एक इवेंट कंफर्म हो चुका है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे है, डायमंड कार्ड भी हो सकता था, नॉन डायमंड भी हो सकता था, मतलब क्लब स्पेड इस तरह से। तो इसलिए बेस चैनल का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जो कंफर्म हो चुका होता है उसको हम ए इवेंट मान लेते हैं। तो कंफर्म क्या हो चुका है यहाँ पे कि 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स। ये तो कंफर्म हो चुका था, इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे ऑप्शन होती है वो हम इवन मानते हैं, तो इवन है, डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ तो हम कह लेते हैं लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। अब अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो और क्या क्या हो सकती है, तो हो सकता है लॉस्ट कार्ड स्पेड हो, 4 टाइप होती है, हो और क्या हो सकता है, लॉस्ट कार्ड क्लब हो सकता है, और ई फॉर मान लेते हैं लॉस्ट कार्ड स्पेड और हार्ट हो सकता है। तो हमारे पास हो गया कि लॉस्ट कार्ड हार्ट है, मैंने डैश लिख दिया, लॉस्ट कार्ड इज हार्ट। अब प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि ए कंफर्म हो चुका है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब बेस थ्योरम में आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है A/E1 इंटू P ऑफ E1 और डिवाइडेड बाय P ऑफ A/E1 इंटू P ऑफ E1, और ऐसी सेम चीज़ पॉसिबिलिटी सबके लिए, चारों के लिए, E2 के लिए भी और E3 के लिए भी और E4 के लिए भी। और बेटा ये क्वेश्चन ना आपको केस स्टडी बना के भी दिया जा सकता है, बट कभी भी आपको ना केस स्टडी से डरना नहीं है। आपने क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है, और फिर उसके बेस पे आंसर देना है। गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले एक एक पार्ट को समझते रहते हैं और फिर हम उसको करते हैं। तो पहले आप क्या करो, जब भी आपको पता चल जाएगी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या ये बेस थ्योरम है, तो पहले बेस थ्योरम का पूरा क्वेश्चन कर डालो जो जो आपसे पूछा हुआ है, और फिर उसके बाद MCQ में आंसर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो हमने कार्ड खोया, मतलब एक कार्ड खोया मतलब निकला,
तो डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सबसे पहली बात? तो हम कहेंगे डायमंड तो 13 ही होते हैं, हर कार्ड जो होते हैं 13 होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो यानी डायमंड खोना मतलब डायमंड निकलना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। सेम स्पेड के लिए होगा क्योंकि वो भी उतने ही होते हैं। सेम क्लब के लिए होगा यानी P(E1), P(E2), P(E3) और P(E4) सब बराबर होगा क्योंकि 13/52 ही होते हैं। अब बात आती है A/E1 की। A/E1 का मतलब है, इसको समझते हैं बेटा, A/E1 क्या हुआ? E1 हो चुका है। E1 हो चुका मतलब E1 क्या हमने माना था, ध्यान से देखो, लॉ स्क्वायर डायमंड है, डायमंड खो चुका है। तो डायमंड जो 13 होते थे वो डायमंड 12 रह गए हैं, ठीक है। और अदर्स बाकी कार्ड को, जैसे 52 कार्ड होते हैं, 13 डायमंड होते थे और 39 अदर। तो डायमंड एक खो चुका है, तो इसका मतलब है अदर्स पूरे 39 पड़े हैं बट डायमंड 12 रह गए। तो यहाँ से 2 डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कहेंगे पहला डायमंड निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/51। अब दूसरा भी डायमंड ही निकलना है तो 11/50। अब हमें चाहिए A/E2। A/E2 का मतलब है हमारा डायमंड नहीं खोया, हमारा स्पेड खोया। तो इसका मतलब है डायमंड कितने पड़े हैं? 13। यहाँ पे अदर्स में से एक कार्ड कम हो गया। बट अब अगर आप ध्यान से देखो, हमें अदर्स में तो जाना ही नहीं, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए मतलब डायमंड से मतलब है बस। तो डायमंड निकालने हैं, तो पहला डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी 13/51 क्योंकि टोटल तो कम हो चुका है। दूसरी 52/50। A/E2 की बात करेंगे, A/E3 देखते हैं सेम। अब A/E3 मीन्स हमारे को 2 डायमंड निकालने हैं बट जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, वो हार्ट है। तो यानी इसका मतलब अगले वाले में भी यही सेम केस रहेगा क्योंकि डायमंड तो पूरे 13 पड़े ना, तो 13/51 इंटू 12/50। और सेम बात A/E4 की रहेगी। अब मैं जब इन सबको रखूँगा फॉर्मूले में P(E1/A) निकालने के लिए, तो हमने क्या नोट किया बेटा कि ना यहाँ पे ये E1, E2, E3 तो सेम है, तो ये कॉमन लेके कट जाएगा। तो यानी सिर्फ हमारे पास रहेगा P(A/E1). P(A/E1) मतलब ये 12 इंटू 11/51 और 50। और सेम चीज़ नीचे है, तो सबका ना मैं कॉमन लेके काट दूंगा। कॉमन लेके ना 51/50 का कॉमन पार्ट लेके कट कर देंगे, तो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली टर्म रह जाएगी। और ये टर्म हमारे पास 3 बार आ जाएगी क्योंकि इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब कॉमन चीज़ और क्या आ रही है? 12 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर देते हैं। तो मेरे पास आंसर आ गया 11/13 इंटू 3 हो गया 39, 39 और 11 हो गया 50। तो E1/A मेरे पास 50 हो गया, E1/A 11/50 हो गया। अब एक क्वेश्चन को केस स्टडी बना सकते हैं कि पहला कार्ड जो खोया था अगर वो डायमंड है तो ये क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? पूछ सकते हैं 2 डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो यानी नीचे वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछते हैं। वो कह सकते हैं एक एक केस निकालो, लॉस का डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लॉस का स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे केस स्टडी इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम किस पे कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन कर रहे हैं और 3D के कर रहे हैं। तो 3D का एक लास्ट क्वेश्चन ही रह गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास इस पेपर के सारे क्वेश्चन वेक्टर 3D के हो जाएंगे। और मैंने जैसे बताया 14 और 8 22 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दो, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू एंड दीज टू इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली हमें शो करना है ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप शॉर्ट एडिशन 0 दिखा दो, या फिर हम एक वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में बताया था, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें लाइन्स तो पता होनी चाहिए। तो हम ना लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन जब 2 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? x - x1, y - y1, z - z1 अपॉन dr। तो dr कैसे निकालते हैं? इनका डिफरेंस 4 - 0 4, 5 + 1 6 और 1 + 1 2। ये होगी पहली लाइन। ऐसे दूसरी लाइन निकालते हैं। दूसरी लाइन हो जाएगी x - 3, y - 9, z - 4। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला, अपॉन dr। dr कैसे निकालते हैं? डिफरेंस लेके -4 - 3 -7, 4 - 9 -5, 4 - 5 0। अब मैंने दोनों निकाल दी। अब वो कह रहा है कि शो करो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करने के लिए या तो आप शॉर्ट एडिशन निकालो और 0 दिखा दो, ठीक है बेटा। नहीं तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1
अपॉन A1 B1 C1 और A2 B2 C2 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे x1 x2 y2 z2 क्या है, जहाँ से लाइन पास कर रही है, और x1 y1 z1 क्या है, जहाँ से अनदर लाइन पास कर रही है। और A1 B1 C1 क्या होता है, इस लाइन के DR, और A2 B2 C2 क्या होता है, दूसरी लाइन के DR। तो हम पहले निकाल लेते हैं बेटा, कैसे, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0 से, 0 -1 और -1 से ना बेटा, 0 -1 और -1 से मैंने ये वाला पॉइंट लिया था। और ये लाइन पास कर रही है 3 9 और 4 से, तो इनका डिफरेंस ले लेते बच्चे, है ना। 3 - 0 3, 9 + 10 और 5। और फिर फर्स्ट लाइन के DR कितने आ रहे हैं, इसको कट भी कर सकते थे 2 से, तो 3 आ रहे हैं, सॉरी 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और 1 आ रहा है। ऐसे इसके DR कितना आ रहा है, -7 -5 और 0। अब आपको दिखाना भी ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 3 × 0 - 0 -1 + 5 15, फिर -10, फिर ये आ जाएगा -10 करेंगे तो 0 0 + 10, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 -10 और +21, तो ये आ जाएगा 11। तो ये आ गया 55 और 15 70, 70 में से 70 माइनस हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 0। इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप इस नोट्स में से पढ़ लेंगे बेटा, तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरे अपनी को क्लास में नोट्स मिल जाएंगे जल्दी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो तो लाइन का था, अब यहाँ पे ये प्लेन का क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था ट्यूटोरियल में अपने। क्या करना है, हमारे पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है x + 2y + 3z + 3z = 2। ठीक है, बस ये ख़त्म कर रहे हैं हम जल्दी। तो ये हमारा पॉइंट है 4 3 2। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले ना इस P से Q पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसकी इक्वेशन ढूंढेंगे। तो PQ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमने कैसे सीखा था, x - 4 y - 3, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रही है। और नीचे आएंगे DR कैसे निकालें, तो अगर आपको याद होगा इस प्लेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में नॉर्मल के DR होते हैं, और PQ तो नॉर्मल है, तो यानी इसी के DR है। अब मैं इसको लैम्डा इक्वल रख के एक क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, लैम्डा +4, याद होगा मैंने कराया था, ये करेंगे तो 2 लैम्डा + 3 और 3 लैम्डा +2। अब आप कहोगे कि ये क्यू जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन में ये पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह आ जाएगा लैम्डा +4, वाई की जगह आ जाएगा 2 लैम्डा +3, तो 4 लैम्डा +6, z की जगह आ जाएगा 3 लैम्डा +2, तो 9 लैम्डा +6 = 2। तो ये आ गया 9 लैम्डा, और ये हो गया 13 और 1 14, 14 लैम्डा, और = 6 और 6 12 और 4 16 हो जाके माइनस हो जाएगा, -14, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे, तो क्यू क्या आ जाएगा देखिए, तो क्यू आ गया मेरे पास -1 + 4 3, और -2 + 3 1, और फिर -3 + 2 यानी -1, क्यू आ गया। अब आपको क्या करना, क्या क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है, तो P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे आप। ठीक है ना, तो 4 3 2 1 के बीच में और इसके बीच में, तो 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो √14 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ गया। और क्या पूछा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू पूछा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक लास्ट चीज़ पूछे, इमेज बताओ। तो इमेज कैसे निकालेंगे, तो जब आप क्यू निकाल चुकोगे ना बेटा 3 1 -1, तो आप क्या करोगे, आप ही कहोगे कि ना इमेज जो बनती है इसकी ऑपोजिट साइड बनती है यहाँ पे, तो इसकी इमेज मान लेंगे R ABC। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी PQ = QR होगा, यानी Q PR का मिड पॉइंट होगा, तो हम ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे P और R में। तो R और P का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, A + 4/2 B + 3/2
और c प्लस 2/2 और उसको रख दोगे q कोऑर्डिनेट के इक्वल। q कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3, 1 और -1। और जब कंपेयर करोगे इसको इससे तो ये आ जाएगा a प्लस 4 3, तो a आ जाएगा हमारे पास 6 - 2 2। इसको कंपेयर करेंगे इससे तो b प्लस 3 आ जाएगा 2, तो b आ जाएगा -1। और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो c आ जाएगा -4। तो मेरे पास इमेज कोऑर्डिनेट आ गए 2, -1 एंड -4। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी यानी 22 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस कर लिया। ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे अलग ट्यूटोरियल में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, इसको रिवाइज करिएगा।